नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या चीज? तो नोड्स। तो बच्चों, नोड होता क्या है और नोड कितने तरह का होता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। लेकिन बच्चों, इन टर्म्स को जानने के पहले हम लोगों को जरूरी होता है ये जानना कि ऑर्बिटल क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोगों को बच्चों ये भी जानना जरूरी होता है कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। और जानो बच्चों ये बात कि ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में पढ़ रखा है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नोट्स को अच्छी तरह से समझा लेने के लिए ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर को एक बार फिर से शॉर्टकट में बताने जा रहा हूं, क्योंकि उन चीजों की जरूरत पड़ेगी नोट्स को समझाने के लिए। ठीक है ना? तो नोट्स पर हम 2 मिनट के बाद आ जा रहे हैं। पहले शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्बिटल होता क्या है। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट तो बच्चों खत्म हो गया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन किसी वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ में मूव करता था, उसी वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ को बच्चों हम लोग क्या नाम देते थे? ऑर्बिट। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और आज के डेट में हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के आसपास वो क्षेत्र, वो रीजन जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तो उस रीजन को दरअसल हम लोग बच्चों क्या नाम दे देते हैं? ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिटल बच्चों हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो ऑर्बिटल कहने का मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का शेप ये जो गोल सा मैंने दिखा रखा है यहाँ पर स्फेरिकल टाइप का, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो, कि न्यूक्लियस के आसपास वो जो 3 डायमेंशनल स्पेस या रीजन है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम हो, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, डबल डम्बेल टाइप का। वही हम लोगों को आगे के लेक्चर्स में जानना है कि ऑर्बिटल का शेप क्या होता है। लेकिन ऑर्बिटल के शेप को जानने के पहले बच्चों हम लोग इस लेक्चर में नोड्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अब बच्चों, अगर हम लोग क्वांटम नंबर की बात करें तो क्वांटम नंबर में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि 4 अलग अलग क्वांटम नंबर, और वो 4 अलग अलग क्वांटम नंबर किस वजह से हम लोगों को पढ़ना होता था, और या फिर इन क्वांटम नंबर्स का क्या एप्लीकेशन होता है? तो फॉर डेजिग्नेशन ऑफ एनी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एटम, वो 4 क्वांटम नंबर क्या क्या होते थे? तो सबसे पहला होता था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, चौथा मैग्नेट, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन। ये जो शुरू का 3 क्वांटम नंबर होता था बच्चों, वो शुरू का 3 क्वांटम नंबर इस्तेमाल होता था किस चीज के लिए? किसी भी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए, और ये चारों क्वांटम नंबर का इस्तेमाल होता था किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए। तो उन चीजों को के बारे में अगर आप लोग डिटेल मैनर में जानना चाहो तो आप लोग जा सकते हो पिछले लेक्चर के लिंक के थ्रू, पिछले वीडियो लेक्चर में। ओके बच्चों, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे किस बात पर? तो नोड्स पर। तो बच्चों, नोड क्या होता है तो उस चीज को हम लोग और 1 मिनट का समय लेकर जानते हैं नोड होता क्या है। लेकिन सबसे पहले आप लोग जानो कि नोड कितने तरह का होता है। तो नोड बच्चों 2 तरह का होता है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। और जैसा कि आप लोग जानते हो, पढ़ाने से ज्यादा मैं याद रख करवाने में भरोसा रखता हूं, तो 2 मिनट यहाँ पर लेकर हम लोग याद कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नोड। तो जल्दी से बच्चों याद करो। तो नोड्स 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट वन इज कॉल्ड रेडियल नोड, क्या होता है देख लेते हैं। और दूसरा जो होता है दैट वन इज एंगुलर नोड। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा। तो नोड होता क्या है, अब उस चीज को हम लोग जानते हैं। नोड होता है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल मतलब क्या होता है कि वो स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। तो होता क्या है ना कि इस ऑर्बिटल के अंदर भी एकाध ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना जो है वो 0 के बराबर। साई स्क्वायर से बच्चों क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को। तो ऑर्बिटल के अंदर का वो क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना नहीं के बराबर हो बच्चों, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? नोड्स। क्लियर है ना कि नोड्स मतलब क्या होता है? ठीक है ना बच्चों, कि क्या होता है कि स्पेस इनसाइड एनी ऑर्बिटल, की ऑर्बिटल के अंदर का वो क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना जो है नेग्लिजिबल हो, उसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? नोड। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि साई स्क्वायर से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअली साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि एट नोड, मतलब नोड पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना यानी कि साई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग फ्रीक्वेंटली बोल सकते हो क्या चीज? 0। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना नोड पर 0 होता है। एक बार फिर से थोड़ा सा समय लेके हम समझाते हैं, बोर नहीं होना बच्चों। कि होता क्या है, जैसे कि मान लो कि ये कोई पी ऑर्बिटल का शेप है, तो पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है
ये चीज अभी हम लोग बस देख लेते हैं डम्बल शेप का होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे हम लोग निकाल पाते हैं कि पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा ही होता है, इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी जानो पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो पी ऑर्बिटल में दरअसल दो लोब होता है, ये पहला लोब और ये दूसरा लोब है, ठीक है ना, ये फर्स्ट और दिस इज सेकेंड लोब, ठीक है। तो देखो गौर से कि लोब कहने का मतलब क्या हुआ, लोब कहने का ये डॉट 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 हम लोग जो देते हैं ये क्या दर्शाता है बच्चों, ये डॉट 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 दरअसल दर्शाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ठीक है ना, कि डॉट डॉट जितना ज्यादा है, डॉट डॉट की डेंसिटी ज्यादा, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा। तो देखो मान लो हम लोग इस तरह से, मान लो इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, ऐसे हम लोग जब शेप ऑफ ऑर्बिटल देखेंगे तो वहां पर लोब और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो तुम लोग गौर कर रहे होगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर डॉट्स आप लोगों को नजर आ रहा है, वो डॉट दरअसल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, नहीं कि जहां डॉट्स है यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। लेकिन एक जगह आप लोग ध्यान से देखो, और वो जगह हम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं, ये वाला और ये वाला। देखो तो इस वाले क्षेत्र में जहां पर खाली खाली आप लोगों को नजर आ रहा होगा, नहीं, ये येलो शेड करके हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है जहां पर येलो येलो है ना, तो वो खाली है, यानी कि वहां पर एक भी डॉट्स नहीं है। एक भी डॉट्स नहीं है करने का मतलब कि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं के बराबर है। तो उसी क्षेत्र को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड। दरअसल आप लोग बोलोगे कि सर न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जो हम यहाँ पर ये पर्पल कलर में आप लोगों को डॉट दिखा रहे हैं, ये क्षेत्र में भी बोलोगे कि इस ऑर्बिटल के बाहर यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऐसा डॉट वॉट तो है नहीं। तो आप लोग को बोलोगे कि वो भी तो नोड होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। नोड तो कोई ऑर्बिटल क्या होता है कि न्यूक्लियस के आसपास का वैसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाए उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ऐसे उस ऑर्बिटल वाले रीजन में लगभग 99% चांस ही होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। रियलिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं तक पर भी पाया जा सकता है। लेकिन हम लोग नोड की जब बात करेंगे ना, तो नोड क्या होता है कि ऑर्बिटल के अंदर का वैसा क्षेत्र, ऑर्बिटल के अंदर का वैसा क्षेत्र जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल हो, उस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड। तो यहाँ पर दो नोड तो आप लोग इसको इस ऑर्बिटल में क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ एक और नोड देखो जहां पर ये दो लोब एक दूसरे को टच कर रहा होगा ना। तो इमेजिन करो एकदम एक छोटा सा पॉइंट होगा वहां पर जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना नहीं के बराबर होगा, है ना बच्चों। जैसे कि आप लोग जानो कि एक परफेक्ट स्फीयर ऐसा रहे और एक दूसरा परफेक्ट स्फीयर ऐसा रहे, यानी कि ये दो लोब को रिप्रेजेंट करता है, और इन दोनों को टच करें तो इस जगह पर जहां पर टच करेगा वहां पर एक पॉइंट ऐसा बनेगा जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना नहीं के बराबर। तो वही पॉइंट को दरअसल हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है उसको भी हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, नोड। तो इसी आधार पर ये वाला पॉइंट वाला नोड और ये वाला नोड दोनों एक दूसरे से अलग है। तो इस वाले नोड को बच्चों हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, जो येलो कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है, इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे, रेडियल नोड। और ये जो डॉटेड वाला रीजन है ना, जो कि आप लोगों को नियॉन कलर में यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो उस डॉटेड वाले रीजन को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, एंगुलर नोड। तो क्लियर हुआ बच्चों, नोड कितने तरह का होता है, दो तरह का, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो जल्दी से याद कर लेते हैं व्हाट इज नोड। तो नोड करने का मतलब होता है कि स्पेस इनसाइड द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर का वैसा क्षेत्र, द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, मतलब जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना नहीं के बराबर हो, बस उसी क्षेत्र को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, नोड। नोड पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई स्क्वायर से। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो वो जो है डेफिनेटली 0 के बराबर होगा। नोड कितने तरह का होता है बच्चों, तो नोड हो जाता है दो तरह का, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। रेडियल नोड हम लोगों ने देखा कि ये लोब के अंदर का वो रीजन जो येलो कलर से हम लोग दिखा रहे हैं, ये रेडियल नोड है। जहां पर दो नोड टच करता है उस वाले नोड को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एंगुलर नोड। अब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हम लोग नोड निकालते हैं कैसे, यानी कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नोड्स एंड क्वांटम नंबर, ठीक है ना, यानी कि नोड और क्वांटम नंबर के बीच हम लोग संबंध कैसे निकाल पाते हैं। तो ध्यान से देखो आप लोग, और तुरंत से याद ही तो करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेडियल नोड जो है वो क्वांटम नंबर से कैसे डिपेंड करता है। तो याद कर लो बच्चों जल्दी से, रेडियल नोड इज इक्वल टू होता है n माइनस एल माइनस 1। मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा। n क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n जो है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एक्चुअली एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल, और 1 तो 1 ही है, यानी कि रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। ओके,
अब हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है वो क्या है बच्चों, दूसरा है एंगुलर नोड। दूसरा जो है वो क्या चीज था, एंगुलर नोड। और एंगुलर नोड सिंपली एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है, यानी कि एंगुलर नोड सिंपली एल के बराबर होता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालो और एंगुलर नोड निकालो, वो दोनों बराबर होगा। तो बताओ तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड कितना होगा, तो रेडियल नोड और प्लस एंगुलर नोड। नहीं तो रेडियल नोड होता है कितने के बराबर बच्चों, n माइनस एल माइनस वन, याद हो गया होगा। और एंगुलर नोड कितने के बराबर होता है, l, तो माइनस एल और प्लस एल कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने के बराबर हो जाएगा, n माइनस वन के बराबर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो तीन फॉर्मूला याद करना है, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, और टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n माइनस वन। अब हम लोग टेबुलेट करके देख लेते हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं। तो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होने जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कि हम लोग किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला कॉलम में हम लोग टाइप ऑफ ऑर्बिटल लिख लेते हैं, और उसके लिए हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू क्या होगी उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। अब हम लोग देखते हैं रेडियल नोड कि उस ऑर्बिटल का रेडियल नोड कितना होगा। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n माइनस एल माइनस वन, याद ही होगा आप लोगों को। फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है कितने के बराबर बच्चों, l के बराबर। और फिर सबसे लास्ट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड। तमिलनाडु नहीं है ये, टोटल नंबर ऑफ नोड है, दैट इज इक्वल टू n माइनस वन। मेरे ख्याल से याद भी हो गया होगा ये सारा टर्म। तो यहाँ पर मेनली हम लोगों को क्या चीज देखना है बच्चों, कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में यानी कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितना होता है, एंगुलर नोड कितना होता है, और टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो कितना होता है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, एकदम आसान है, 2 मिनट से ध्यान से देखना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने जा रहा है। तो सबसे पहले कौन कौन सा ऑर्बिटल हम लोगों को देखना होता है, तो याद रखो 1s से शुरुआत होता है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। और आप लोगों को पता है वो वाला टेबल जो क्वांटम नंबर का आप लोगों ने बनाया होगा, तो वहां पर आप लोगों को दिखा होगा 2d ऑर्बिटल नहीं होता है, फिर 3s, फिर 3p, लेकिन 3p के बाद 3d भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 4s, फिर 4p। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। सबसे पहले 1s के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो 1s के लिए n जो है, ये 1 जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वही है n, ठीक है। 2s के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2। 2p के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2। ये जो 2 दिखता है ना कोई भी ऑर्बिटल के पहले, जो ये प्रीफिक्स जैसा कोई न्यूमेरिकल टर्म है, दैट रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। n इज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 3s के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 3। 3p के लिए कितना हो जाएगा, 3। 3d के लिए कितना हो जाएगा, 3। 4s के लिए कितना हो जाएगा, 4। 4p के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अब देखते हैं l का वैल्यू, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत कि ऑर्बिटल है s, p, d और f। मुख्य रूप से यही चार ऑर्बिटल के बारे में हम लोग को देखना होता है। तो इन चारों ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, तो उसे एक बार याद कर लेते हैं। याद तो है ही, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 2, और f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 3। तो जल्दी से याद कर लो, s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2, और f ऑर्बिटल के लिए कितना होता है, 3। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखो, 1s ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0, क्योंकि s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है। 2s में s ऑर्बिटल है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 0। 2p ऑर्बिटल में l का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, p ऑर्बिटल है ना, तो p ऑर्बिटल के लिए होता है 1। 3s ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल है, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। 3p ऑर्बिटल है, तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है। d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1, ठीक है। निकालना क्या था बच्चों, हम लोगों को निकालना तो था रेडियल नोड। तो रेडियल नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जल्दी से बताते चले जाओ। रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस वन। तो n है 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड होता नहीं है। एंगुलर नोड कितने के बराबर होता है बच्चों, l के बराबर होता है। यहाँ दिख भी रहा होगा एंगुलर नोड l के बराबर। तो l का वैल्यू कितना है 1s के लिए, 0, यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा।
तो यहाँ पर सिंपली 0 लिख देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ नोड सीधा n-1 भी लिख सकते हैं, n है 1 - 1 0 हो जाएगा, या फिर सिंपली रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड भी लिख सकते हो, 0 + 0 = 0। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 1s ऑर्बिटल में किसी भी तरह का नोड नहीं होता है, ना रेडियल नोड होता है ना एंगुलर नोड होता है, यानी कि 1s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा रहता है। नोड मतलब क्या कि इस ऑर्बिटल के अंदर का वो खाली क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो यानी कि 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं है, मतलब 1s ऑर्बिटल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, यानी कि 1s ऑर्बिटल में हर जगह कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जरूर से मिलेगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं, तो 2s ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं। तो 2s ऑर्बिटल में n - l - 1, तो n है कितना बच्चों, n है 2 माइनस l माइनस 1 = कितना हो जाएगा 1, यानी कि 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड है। एंगुलर नोड की बात करें, एंगुलर नोड तो l के बराबर होता है, तो वो 0 के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ नोड 1 + 0 = 1, यानी कि 2s ऑर्बिटल में एक नोड होता है, वो भी कौन सा, रेडियल नोड, ठीक है। 2p ऑर्बिटल में आते हैं तो n - n है 2, l है कितना 1, 1 - 1 = 0, यानी कि 2p ऑर्बिटल में एक भी रेडियल नोड नहीं होता है, लेकिन एंगुलर नोड तो l के बराबर होता है, l = 1, दैट्स व्हाई 2 इन 2p ऑर्बिटल टोटल नंबर ऑफ नोड्स = 1। हाउ, 0 + 1 = 1, या फिर उस फार्मूला से भी निकाल सकते हो n - 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2p ऑर्बिटल में भी एक नोड होता है। 3s में हम लोग देखते हैं, तो 3 - 0 - 1 = 2। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला बच्चों, 3s ऑर्बिटल में दो रेडियल नोड होता है, एंगुलर नोड तो l के बराबर होता है, l का वैल्यू 0 है, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नोड बराबर बच्चों 2 के बराबर। तो क्लियर है, ये सारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से देखो और समझो। n - l - 1, n = 3, l है कितना 1 - 1, हाउ मच 1, यानी कि 3p ऑर्बिटल में एक नोड होता है, वो भी कौन सा, रेडियल नोड। एंगुलर नोड जो है वो कितने के बराबर होगा बच्चों, l के बराबर, यानी कि 1 के बराबर, कुछ इस तरह से, और 1 + 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, सही है ना। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 3d ऑर्बिटल में, 3 है n - l, l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, l का वैल्यू हो जाएगा 2 - 1, यानी कि 0, यानी कि 3d ऑर्बिटल में एक भी रेडियल नोड नहीं होता, इस बात को याद रखना। एंगुलर नोड जो होता है वो l के बराबर, यानी कि 2 के बराबर, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, वो 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4 - 0 - 1, 4 - 0 - 1 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ध्यान से देख रखना, n - l - 1, बाकी चीज अपने आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 - 0 - 1 = क्या हो जाएगा 3, यानी कि 4s ऑर्बिटल में कितना एंगुलर नोड हो जाएगा बच्चों, तो 4s ऑर्बिटल में रेडियल नोड हो जाएगा 3, और एंगुलर नोड तो 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है, तो बताओ तो कितना एंगुलर नोड हो जाएगा 0, तो टोटल नंबर ऑफ नोड = हाउ मच 3 के बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं 4p में, तो 4p में बताओ तो n 4 - l 1 - 1, हाउ मच इट = 2। तो आप लोग क्या गौर कर रहे होगे, यहाँ पर दो रेडियल नोड है, तो एंगुलर नोड कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, तो यहाँ पर बता दो एंगुलर नोड 1 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो गया 3, ठीक है ना। और भी ऑर्बिटल के लिए हम लोग निकालते हैं कि चीजें और आसान होती चली जाए, ठीक है ना। 4p के बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है दैट इज 4d, तो 4d के लिए n का वैल्यू कितना होगा बच्चों, वो बताओ, 4 के बराबर। 4f के लिए n का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर। 5s के लिए कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। 5p के लिए बताओ तो कितना हो जाएगा n का वैल्यू, वो हो जाएगा बच्चों कितने के बराबर, 5 के बराबर। 5d के लिए कितना हो जाएगा 5, 5f के लिए कितना हो जाएगा 5, 6s के लिए कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताते चले जाओ। तो 6s के लिए n का वैल्यू हो जाएगा 6, 6p के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो भी 6, 6d के लिए कितना हो जाएगा 6, 4 नहीं होना है। हम चीजों को बार बार इसलिए बता बता के लिखते चले जा रहे हैं कि आप लोगों को रिपीट हो के याद होते चले जाएगा, ठीक है ना। तो 4d के लिए बताओ तो l का वैल्यू कितना होगा, भूल गए होगे, 2 के बराबर। 4f के लिए l का वैल्यू कितना होगा, तो 3 के बराबर। 5s के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर। 5p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 के बराबर। 5d के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 के बराबर। 5f के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 के बराबर। 6s के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। 6p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 के बराबर। 6d के लिए बताओ तो जल्दी से, तो 6d के लिए l का वैल्यू हो जाएगा 2 के बराबर। 7s के लिए l का वैल्यू 0, 7p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर। अब सिंपली हम लोग रेडियल नोड और एंगुलर नोड निकालते हैं। ये वाला कॉलम तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, ऊपर से ध्यान से देखो तो सेकंड वाला कॉलम जो था वो रेडियल नोड का था, फिर एंगुलर नोड, और फिर टोटल नंबर ऑफ नोड। तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग चलते चले जाते हैं, ध्यान से देखते चले जाना तुम लोग। हम लोग अब आ रहे हैं 4d के लिए। तो 4d के लिए
n माइनस एल माइनस वन, तो रेडियल नोड है ना, ये वाला कॉलम रेडियल नोड का है, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक रेडियल नोड होता है 4d ऑर्बिटल में, और एंगुलर नोड तो ये l के बराबर, दैट इज इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3 के बराबर। ये स्क्रीनशॉट लेकर ये वाला चीज आप लोग कॉपी में लिखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते चले जाना, जहां पर आप लोगों को लगे कि ये चीज कॉपी में नोट डाउन करना है, तो वो वाला हिस्सा स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर n माइनस एल माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि याद रखना कि 4f ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड होता नहीं है। एंगुलर नोड जो होता है बच्चों वो कितने के बराबर होता है, l के बराबर, दैट इज इक्वल टू 3, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो गया, 3 के बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 5s ऑर्बिटल की बात करें तो 5 माइनस एल माइनस 1, 5 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि यहाँ पर रेडियल नोड हो जाएगा 4 के बराबर, और एंगुलर नोड कितने के बराबर हो जाएगा, तो एंगुलर नोड हो जाएगा 0 के बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने के बराबर हो गया बच्चों, वो 4 के बराबर हो गया। यहाँ पर 5p में अगर गौर करोगे तो 5 माइनस एल, n माइनस एल हो जाएगा कितना, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, ओके। तो टोटल नंबर यहाँ पर एंगुलर नोड जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 4, ठीक है। तो यहाँ पर 5d के लिए अगर ध्यान से देखो बच्चों, 5d के लिए एंगुलर रेडियल नोड कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 माइनस 1, तो ये कितने के बराबर हो गया, 2 के बराबर। अब यहाँ पर एंगुलर नोड जो है दैट इज इक्वल टू 2, तो टोटल नंबर ऑफ नोड 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली इन केस ऑफ 5f ऑर्बिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर टोटल रेडियल नोड, तो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एंगुलर नोड इज इक्वल टू l, that is equals to 3, so total number of node 1 plus 3 is equals to 4. And in case of 6s orbital, what would be the value of radial node, that is equals to 6 minus 0 minus 1 that is equals to 5, and angular node is equals to l, that is equals to 0, so total number of node is equals to 5, okay. Similarly in case of 6p orbital, the radial node is equals to 6 minus 1 minus 1 that is equals to 4, and angular node is equals to 1 that is equals to 1, so total number of node is equals to 4 plus 1 that is equals to 5, okay students. Now consider 6p orbital. In case of 6p orbital, the radial node is equals to 6 minus l, and minus l minus 1 that is equals to how much, 3, and angular node is equals to 2, so total number of node 3 plus 2 is equals to 5. It may be possible there may be some correction, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग ध्यान देना और खुद से करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। n माइनस एल माइनस 1 की बात करें तो 7 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6, एंड एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू l दैट इज इक्वल्स टू 0, सो टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल्स टू 6, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कंसीडर 7p ऑर्बिटल, then in case of 7p orbital, what would be the value of radial node, that is 7 minus 1 minus 1 that is equals to 5, and in case of, and the angular node is equals to l that is equals to 1, so total number of node is equals to 5 plus 1 is equals to 6, okay student। तो इसे मैं छोटा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला टेबल आप लोगों को लिखना ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना। तो इस वाले टेबल को आप लोग मिस नहीं करोगे। इसमें ये अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही बोल रखा है कि मोबाइल में जब आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हो तो मोबाइल में दो तरह से वीडियो देख सकते हो, एक इस तरह से इस वाले मोड में, और एक दूसरा पोर्ट्रेट मोड में, यानी कि मोबाइल को ऐसे रखो तो स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा आप लोगों को। तो मोबाइल में वीडियो देखने का जो सही तरीका होता है वो ये है, ये वाला बिल्कुल गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डेविएशन मिलेगा। कैसे? क्योंकि जब आप वीडियो यहाँ देख रहे हो मेरा तो नीचे बहुत सारा तरह तरह का वीडियो पॉपअप होते रहता है, और इस वीडियो में रहेगा कैसे अपनी जिंदगी को आप लोग सुधारें, 2 मिनट में केमिस्ट्री को कैसे आप लोग आसान बना सकते हैं, IIT में जाने का क्या स्ट्रेटेजी होता है, या फिर कई और तरह का कि PUBG में कैसे खेलें, अलग अलग नया वीडियो रिलीज हुआ सुशांत सिंह वगैरह वगैरह, कई तरह से आप लोगों को डेविएशन मिलेगा। तो उन डेविएशन में ना फंसो, इसलिए हमेशा कोशिश करो कि वीडियो को इस मोड में आप लोग देखो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बटन है ऑन द राइट टॉप ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन, यहाँ पर एक क्वालिटी का ऑप्शन आता है, तो उस क्वालिटी के ऑप्शन में जाकर आप लोग वीडियो को हमेशा 480 पिक्सल में आप लोग देखो। मैं हमेशा अपने वीडियो को कम से कम कंप्रेस करके कम से कम डाटा आप लोगों का खर्च करवाने की कोशिश करता हूं। आप लोग 480 पिक्सल में देखना, बहुत ज्यादा डाटा खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या चीज आप लोग गौर करोगे कि ये 1s आप लोग ध्यान से देखना, ये आप लोग बोलोगे कि सर 1 में तो सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, चलेगा, 2 में p ऑर्बिटल तक होता है, 3 में d ऑर्बिटल तक होता है, 4 में f ऑर्बिटल तक होता है, 5 में तो g ऑर्बिटल तक होता था। आप f तक ही क्यों लिखें?
6 में तो H ऑर्बिटल तक होता था, अब D तक ही क्यों लिखा? 7 में तो कहीं आगे तक होता था, P ऑर्बिटल तक ही क्यों लिखे? तो इसका जवाब ये है कि आगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे कई तरह के एलिमेंट का, तो आप लोगों को पता है कि कितने एलिमेंट के बारे में अपने को पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल में जो 100 से ऊपर एलिमेंट है तो सिर्फ उतने ही एलिमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और जितना भी एलिमेंट नोन है पीरियोडिक टेबल में उसमें सिर्फ इतने ही ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है। इवन अगर आप लोग याद करना चाहो तो प्लीज अभी के अभी याद कर लो 1s 2s 2p, ठीक है ना। 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5d 5d 5f, 6 में 6s 6p 6d और 7s 7p। और भी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इस्तेमाल होता है वो सिर्फ इतना ही ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक और टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं हम लोग कि हर एक में आप लोग गौर करो कि s ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आया? 1 में आया ना। s ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आया? 1 में। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड जो है वो कितने के बराबर है? 0। और रेडियल नोड एक्चुअली वहां पर कितने के बराबर है? तो 0 के बराबर, ठीक है ना। p ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आया? 2 में आया, तो देखो p ऑर्बिटल में भी रेडियल नोड कितने के बराबर है? 0। d ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आता है? 3 में आया ना, तो 3d का जो तो रेडियल नोड होगा वो कितने के बराबर होगा? 0। f ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आया बच्चों? वो आया 4 में, तो रेडियल नोड वहां पर भी क्या होगा? 0। यानी कि कोई भी ऑर्बिटल जब पहली बार आता है तो उसका रेडियल नोड 0। सब ट्रिक में आप लोग काउंट कर सकते हो, और उसके बाद जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे तो रेडियल नोड बढ़ते चले जाएगा। यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए एक तरीका अपनाते हैं हम, और वो तरीका क्या है कि कोई ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीका को आप लोग समझो। वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया, ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं उस टेक्निक को समझने के लिए। बताओ तो s ऑर्बिटल पहली बार कहां पर आता है? 1s में, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जाए रेडियल नोड कितना है? तो 0। तो अब 1s के आगे जैसे बढ़ते जाओगे ना 2s, तो यहाँ पर रेडियल नोड हो जाएगा 2 के बराबर। 3s, तो यहाँ रेडियल नोड हो जाएगा 2s में रेडियल नोड हो जाएगा 1 के बराबर। 3s में रेडियल नोड हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर। 4s में रेडियल नोड हो जाएगा 3 के बराबर। यानी कि जो सबसे पहले s ऑर्बिटल आता है वहां पर रेडियल नोड 0 होता है, और उसके बाद जैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते चले गए, आप लोग गौर करो तो रेडियल नोड भी बढ़ते चले जाता है। तो अब अचानक से रेंडमली आप पूछेगा कि 29s ऑर्बिटल है तो इसके लिए रेडियल नोड कितना होगा? तो हम लोग सोचते हैं मन में कि s ऑर्बिटल तो पहली बार कहां पर आता है? बताओ, s ऑर्बिटल पहली बार आता है 1s में, तो उससे ज्यादा ये कितना है? तो 28, तो यहाँ 28 रेडियल नोड होगा। और एंगुलर नोड के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों की एंगुलर नोड जो होता है वो L के बराबर होता है। s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होगा? 0। यानी कि हर जगह s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड कितने के बराबर होगा? 0। तो टोटल नंबर ऑफ नोड जो होता है ना s ऑर्बिटल में कितने के बराबर हो जाएगा? बस रेडियल नोड के बराबर, क्योंकि एंगुलर नोड 0 है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो, ठीक है ना। तुरंत से आते हैं हम लोग p ऑर्बिटल में। तो p ऑर्बिटल के लिए अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो p ऑर्बिटल सबसे पहली बार कहां पर देखने को मिलता है? 2 में, यानी कि सेकंड, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब 2 रहता है तो नजर आता है। इस केस में रेडियल नोड जो होगा 0 होगा, यानी कि पहली बार जब अपीयर होता है p ऑर्बिटल तो वहां पर 0। तो जैसे आप लोग 3p में जाओगे तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 1। 4p में जाओगे तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 2। 5p में जाओगे तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 3। और इसी तरह से एंगुलर नोड में तो कोई लफड़ा नहीं होता, एंगुलर नोड इज इक्वल टू L के बराबर, और p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। तो हर जगह p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड 1 के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ नोड दोनों को जोड़ दो तो टोटल नंबर ऑफ नोड आ जाएगा। तो रैंडमली अगर क्वेश्चन आए कि 27 p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, 27 p ऑर्बिटल, तो पहली बार p ऑर्बिटल कहां अपीयर होता है? 2p। तो 2p से 27 की दूरी कितनी है? बताओ तो 25 का अंतर है। तो यहाँ पर रेडियल नोड जो होगा दैट इज इक्वल टू 25। और एंगुलर नोड तो बच्चों हम लोग जानते हैं p ऑर्बिटल के लिए L के बराबर दैट इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू 26। तो इस तरह से आप लोग इमेजिन कर सकते हो। d ऑर्बिटल में अगर हम लोग आए तो d ऑर्बिटल का ट्रिक और टेक्निक क्या होता है कि d ऑर्बिटल सबसे पहली बार कहां पर अपीयर होता है बच्चों? 3 में। 3d ऑर्बिटल सबसे पहली बार अपीयर होता है। तो इस परिस्थिति में रेडियल नोड कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इस आधार पर जो नेक्स्ट होगा यानी कि 4d, वहां पर रेडियल नोड कितने के बराबर होगा? 1। 5d, वहां पर रेडियल नोड कितने के बराबर होगा? 2। 6d जो है वहां पर रेडियल नोड कितने के बराबर होगा बच्चों? 3 के बराबर। तो सिमिलरली हम लोग आगे चलते चले जाएं तो जैसे 27d है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे कि 3d में पहली बार अपीयर होता है एंगल 3d ऑर्बिटल पहली बार 3 में अपीयर होता है। तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना है बच्चों? जल्दी से बताओ। 24। तो यहाँ पर 24 रेडियल नोड अपीयर होंगे। और एंगुलर नोड की बच्चों अगर हम लोग बात करें दैट इज इक्वल टू L, और d ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होता है? 2। और हर जगह एंगुलर नोड जो होगा वो 2 के ही बराबर होगा, है ना
बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू कैसे निकाल लेंगे, तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, नथिंग एल्स, ठीक है ना। एफ ऑर्बिटल में 2 मिनट दिमाग हम लोग खर्च कर लेते हैं। तो एफ ऑर्बिटल सबसे पहली बार अपीयर होता है कहां पर, 4f में। तो इस स्थिति में यहां पर रेडियल नोड जो है वो कितने के बराबर होगा, 0, और एंगुलर नोड की बच्चों बात करें दैट इज इक्वल टू एल, और एल का वैल्यू तो हमेशा कितने के बराबर होगा, एफ ऑर्बिटल के लिए 3 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 5f ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर रेडियल नोड 1 होगा, 6f ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर रेडियल नोड 2 होगा, 7f ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर रेडियल नोड जो होगा 3 होगा। इसी तरह 123f ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे कि एफ ऑर्बिटल पहली बार कहां पर अपीयर होता है बच्चों, 4f में। तो 4f में 0, तो यहां से यहां का गैप कितने के बराबर है, तो दैट इज 119, तो 119 रेडियल नोड यहाँ पर मौजूद होगा। एंगुलर नोड कितने के बराबर होगा, वो तो हमेशा 3 के बराबर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ नोड इन दिस केस इज इक्वल टू 122। ओके, तो बच्चों ये भी नोड को समझने का एक तकनीक था। तो नोड के बारे में हम लोग जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। बस छोटा सा 2 मिनट का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज नोड। तो नोड क्या होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना मैक्सिमम है, तो उस स्पेस को दरअसल हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो ऑर्बिटल के अंदर मौजूद उस क्षेत्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड। नोड 2 तरह का होता है, एक होता है रेडियल नोड दैट कैन बी गिवन एज n-l-1, और दूसरा होता है एंगुलर नोड दैट इज इक्वल टू l, ठीक है ना। तो l का जरूरत बार बार होता है, तो s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है। अलग अलग ऑर्बिटल के लिए l का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, यानी कि s ऑर्बिटल के l का वैल्यू 0, p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1, d ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 2 और f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 3 होता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को। सो टोटल नंबर ऑफ नोड विल बिकम्स इक्वल टू n-l-1 प्लस l इज इक्वल टू n-1। ओके स्टूडेंट, तो बस इतना ही मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया और अलग अलग तरह के ऑर्बिटल का एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाया, ठीक है ना। तो वीडियो को अगर देखते हुए आप लोग यहाँ तक आए हो तो जरूर से आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, या पसंद आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन आप लोग लाइक कर दो। 2 मिनट लगेगा, 2 सेकंड लगेगा दरअसल लाइक करने में, तो लाइक करने में कभी कंजूसी नहीं करना। अगला वीडियो जो जस्ट शाम में या अगले सुबह में आ जाएगा, और वो वीडियो होगा क्या चीज पर, शेप ऑफ ऑर्बिटल पर, ठीक है ना। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल पर वो वीडियो आने जा रहा है जिसमें कि हम लोगों को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में मैंने पहले ही लेक्चर में ऑर्बिटल वाले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम वाले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है। और अगर यहाँ पर एक बार देख लो याद करने के माध्यम से, तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से बच्चे लोग याद कर लो, इसको 1 मिनट लगेगा। देख के अजीब और भारी भरकम लगता है, लेकिन कुछ ऐसा भारी भरकम है नहीं। जल्दी से डेल स्क्वायर साई, इसको डेल बोलते हैं, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप लोग डिफरेंशिएशन के बारे में जानते होंगे, जैसे dy बाय dx टाइप से आप लोगों को इक्वेशन मिलता होगा, तो ये संपूर्ण डिफरेंशिएशन है। और d के बजाय डेल लिख दिया ना, डेल y बाय डेल x, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और ये सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है ना। तो यदि इसको स्क्वायर कर दें, ये डबल ऑर्डर का हो गया, बस इसमें कोई खास बात होता नहीं है। इसी को हम लोगों को इस्तेमाल करना है अगले लेक्चर में क्या चीज निकालने के लिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करने के लिए। अभी के अभी जल्दी से याद करो, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी इंटू साई इक्वल टू 0। क्या क्या चीज है उसके बारे में तो पहले भी बताया और अगले लेक्चर में भी बताऊंगा। और बस आज के वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, रहने दो।